अस्सलाम वालेकुम। मेरा जेठ रोज रात को मेरी जेठानी को मारता और जेठानी की रोने की आवाज मेरे कमरे तक आती। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता कि मेरा जेठ कितना जालिम आदमी है, लेकिन मेरा शोहर कहता कि तुम दूसरों के मामले में कुछ ना कहना। एक दिन मुझसे अपनी जेठानी का रोना बर्दाश्त ना हुआ तो मैं उन्हें बचाने के लिए चुपके से उनके कमरे की तरफ गई, लेकिन ये देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई कि मेरी जेठानी तो कभी कभी जो हमें दिखाई देता है या सुनाई देता है वो सच नहीं होता, बल्कि सच तो उसके बरअक्स इतना अलग होता है कि हम यकीन ही नहीं कर पाते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और मैं हक्का बक्का रह गई थी। बहुत से अरमान लिए मैं अपनी पिया की सेज तक चली आई थी। हर औरत की तरह मेरा दिल भी इस रिश्ते को लेकर कुछ खुश और कुछ परेशान था। मैंने शादी से पहले एक दफा रजा को देखा था, लेकिन आज मेरी उनसे पूरी तरह मुलाकात होने वाली थी। मुझे जिस कमरे में बिठाया गया था वो इस कदर सजा हुआ था कि मैं हैरान रह गई थी। आने वाले लम्हात के बारे में सोच सोच कर मेरी धड़कन तेज हो रही थी। मैं सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी कि अचानक ही मेरे कमरे में रोने की आवाज आने लगी और मैं परेशान हो गई। मेरे कमरे का माहौल जो थोड़ी देर पहले तक बहुत ही ज्यादा रोमानी मालूम हो रहा था, अब मुझे उस माहौल से बहुत हैबत होने लगी थी। मेरा पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और खुशबू ही खुशबू थी, लेकिन इस रोने की आवाज ने तो जैसे सारा शहर तोड़ कर रख दिया था। ना जाने मेरे ससुराल में क्या मामला हुआ था कि किसी औरत के रोने की आवाज इतनी तेज आ रही थी। मेरे लिए अपनी बिस्तर पर बैठे रहना बहुत मुश्किल हो गया था। अजीब अजीब सी वसवसे मेरे दिल में जन्म ले रहे थे कि इतने में मेरा शौहर कमरे में चला आया और मुझे देखते ही रह गया। वो मेरी तारीफों में जमीन और आसमान की कलाबे मिला रहा था, जबकि मैं हैरान परेशान उसका चेहरा देख रही थी। रोने की आवाज अभी भी बदस्तूर आ रही थी। मेरे शौहर को मेरे चेहरे पर छाई हैरानी और परेशानी से मालूम हो गया था कि मैं क्या सोच रही हूँ। मेरे शौहर ने मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा कि तुम किसी के भी मामले में दखल अंदाजी ना करना, इस घर में सबको उनके हाल पर छोड़ दो। मैंने अपने शौहर से पूछा कि आखिर मामला क्या है और ये कौन औरत है जो इतना ज्यादा रो रही है। मेरे शौहर ने बताया कि रोने वाली औरत मेरी जेठानी है और वो रोज रात को ऐसे ही रोती है। मेरे शौहर कहने लगे कि ये मियाँ बीवी के आपस का मामला है, तुम इस सब को छोड़ो और मुझ पर ध्यान दो। ये कहकर वो मेरे करीब आए और मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगे। अपने शौहर का लम्स पाते ही मुझे गुदगुदी सी होने लगी थी और वो रोने की आवाज जो थोड़ी देर पहले तक मेरे आसाब पर सवार थी अब मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। रजा मेरी मोहब्बत में पूर डूबे हुए थे और वो खुद पर काबू नहीं रख सके थे। कुछ ही देर में रजा ने मुझे पूरी तरह तस्खीर कर लिया था। उनका जुनून मेरे जज्बात को भड़का रहा था। वो दीवाना वार मुझसे मोहब्बत किए जा रहे थे और मैं उनकी शिद्दतों को सहने की कोशिश कर रही थी। कमरे का माहौल पूरी तरह शहर में डूब गया था और इस अंधेरे में हम दोनों एक हो गए थे। मैं अपने शौहर के साथ अज़दवाजी ताल्लुक कायम कर चुकी थी और हम दोनों एक दूसरे में इस कदर मगन थे कि फिर उसके बाद मुझे दुनिया का होश ही ना रहा। वैसे भी कुछ देर बाद जेठानी के रोने की आवाज बंद हो गई थी। मेरी और रजा की अरेंज मैरिज थी। मेरी सास ने मुझे अपनी पसंद से चुना था और बहू बनाकर बहुत मोहब्बत से इस घर में लाई थी। मेरा शौहर रजा भी मुझे पसंद करने लगा था और शादी की पहली रात ही उसने मुझ पर दीवाना वार अपनी मोहब्बत लुटाकर इस बात को साबित भी कर दिया था। शादी की अगली सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मैंने अपनी जेठानी को घर के काम करते हुए पाया। ना जाने क्यों मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि मैं उनसे पूछूं कि रात को क्या मामला हुआ था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये बात मुझे ज़ेब नहीं देती कि मैं किसी मियाँ बीवी के जाती ताल्लुक के बारे में सवाल करूं। मैं नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए चेहरे पर जरा सा घूंघट निकाले शर्माते हुए सबके साथ खाने के दस्तरखान पर बैठ गई। दस्तरखान पर एक तरफ ही मेरी सास के साथ मेरी जेठानी का शौहर यानी मेरा जेठ बैठा हुआ नाश्ता कर रहा था। मैं गौर से उसकी तरफ देखने लगी। ना जाने उसने मेरी जेठानी पर ऐसा कौन सा जुर्म ढाया था जो वो रात इस कदर रो रही थी, लेकिन घर में सबका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे रात कुछ हुआ ही ना हो। रस्म के मुताबिक मेरे घर वाले मुझे लेने के लिए आ गए थे और मैं अपने कमरे में आकर
अपने घर जाने की तैयारी करने लगी। मेरे शोहर रजा ने मुझे पीछे से अपनी बाहों में पकड़ लिया और कहने लगे कि वो मेरे बगैर कैसे दिन गुजारेंगे। रजा के इस कदर जज्बाती होने पर मैं शर्मा सी गई तो वो बेसाख्ता मुझे चूमने लगे। मेरे कान के करीब होकर उन्होंने सरगोशी करते हुए कहा कि मैं शाम को जल्दी लेने आ जाऊंगा, हम रात को जल्द ही कमरे में बंद हो जाएंगे। रजा की इस बात पर मेरा चेहरा गुलाबी पड़ गया तो रजा ने मेरे होंठों को चूम लिया। जैसे ही मैं कमरे से बाहर अपने सामान के साथ निकली तो मेरी सास ने मुझे देखकर दुआ दी और ख्याल रखने की ताकीद की। मैं बहुत खुश थी कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। मैं रात वाले वाक़ये को पूरी तरह भूल चुकी थी और घर आकर अपने बहन भाइयों में मसरूफ हो गई थी। हर कोई मुझसे रजा के रवैये के बारे में सवाल पूछ रहा था। मैंने सबको बताया था कि मेरे ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे हैं। नाश्ते के दस्तरखान पर मैं अपनी नंद और देवर से भी मिल चुकी थी। शाम होते ही मेरी सास मुझे लेने के लिए आई तो मैं हैरान रह गई कि रजा क्यों नहीं आया, लेकिन नई नवेली दुल्हन होने की वजह से मैं अपनी सास से ये सवाल पूछ न सकी। लेकिन मेरी माँ ने पूछ लिया कि रजा बेटा क्यों नहीं आया। ये सुनकर मेरी सास के चेहरे का रंग कुछ अजीब सा हुआ और वो कहने लगी कि आपकी बेटी को हमारे घर ही तो जाना है, फिर मैं ले जाऊं या रजा, क्या फर्क पड़ता है। मेरी माँ उनका ये अजीब सा जवाब सुनकर खामोश हो गई। मैं जो रजा की मुंतजिर थी उन्हें ना पाकर मेरा दिल कुछ उदास हो गया था, क्योंकि मैं रजा की खातिर बहुत ज्यादा तैयार हुई थी। मैं अपनी सास के साथ रिक्शे में बैठकर खामोशी से अपने ससुराल वापस आ गई थी। ससुराल वापस आने के बाद कुछ देर तो मैं सबके साथ बैठकर बातें करती रही और जब कुछ देर बाद कमरे में गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि रजा बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैंने खफगी से रजा को देखा तो वो मेरा हाथ पकड़कर चूमने लगे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि मैं उनसे नाराज हूँ। वो मुझे अपनी बाहों में भरते हुए कहने लगे कि हमारे यहाँ यही दस्तूर है। मैंने सुबह ये बात तुम्हें इसीलिए ना बताई कि तुम्हारा दिल दुख जाएगा। अब जब तुम मेरे पास वापस आ गई हो तो मैं तुम्हारी नाराजगी दूर किए देता हूँ। ये कहकर वो मेरे साथ जज्बात की शिद्दत में बहने लगे और मैं खुद पर काबू न रख सकी। अभी हम दोनों को एक दूसरे में गुम हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि एक दफा फिर जेठानी के कमरे से रोने की आवाज आने लगी। मैंने परेशान होकर रजा को देखा, लेकिन वो तो जैसे उसकी आवाज के इस कदर आदी थे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मेरे साथ खेलने में इस कदर मसरूफ थे कि मैंने उन्हें जबरदस्ती रोका और उनसे कहा कि ये सब क्या है। उन्होंने एक दफा फिर कल वाला जुमला दोहराया कि दूसरों के मामले से दूर रहो और सारी तवज्जो मुझ पर दो। कुछ ही देर बाद वो आवाज आना बंद तो हो गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आवाज मेरे आसाब पर सवार हो गई है। मेरी जेठानी एक लंबी चौड़ी औरत थी और उसका यूं बच्चों की तरह रोना मुझे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी औरत को इस तरह रोते हुए न देखा था। रजा सारी रात मुझ पर अपनी शिद्दत लुटाते रहे और मैं उनके जज्बात की आगे बेबस रही। 2 रातों से मुस्तकिल जागने की वजह से मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नाश्ते के लिए कमरे से बाहर निकलना पड़ा। मेरी जेठानी सबको नाश्ता करवाने में आज भी पूरी तरह मसरूफ थी। मैंने नोट किया कि मेरी सास बातों बातों में मेरी जेठानी को कुछ जहरीले जुमले भी बोल रही थी। मेरा जेठ भी वहीं बैठा था और सब कुछ सुन रहा था। उसके बाद मैंने सारा दिन यही देखा कि मेरी जेठानी काम काज में मसरूफ रही और कोई उसका साथ देने को आगे ना आया। मेरी शादी को 1 हफ्ता होने वाला था और मैं और रजा अब तक एक साथ बैठकर खाना तक ना खा सके थे। इस घर के दस्तूर कुछ ज्यादा ही निराले थे। मियाँ बीवी का एक साथ बैठना भी मायूब समझा जाता था। मैं रजा के साथ कमरे के अलावा और कहीं बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि रजा ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था। मैंने कई दफा रजा के साथ बाहर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन रजा मुझे अपने साथ कहीं बाहर ना ले गई। मैं चाहती थी कि मैं और रजा एक साथ कहीं बाहर खाने पर जाएं, लेकिन रजा के साफ इनकार ने मुझे हैरान कर दिया था। कुछ दिन बाद मेरे अब्बू मुझे कुछ घंटों के लिए अपने घर ले जाने के लिए आए तो मैं अपनी सास की इजाजत से अपनी मैके चली आई। लेकिन ये देखकर मेरी हैरानी की इंतहा ना रही कि थोड़ी ही देर में रजा मेरे घर आ गए थे और अचानक से ही वो मुझे बाहर साथ ले जाने का कह रहे थे। मैंने रजा से कहा कि मैं अपने घर वालों से मिलने के लिए आई हूँ, तो वो कहने लगे कि फिलहाल तुम मेरे साथ चलो। रजा मेरा हाथ पकड़कर सारी शाम घूमते रहे और हमने रात का खाना भी साथ एक होटल में खाया।
और फिर वो मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़कर ऐसे वापस चले गए कि जैसे वो मेरे पास आए ही न थे। कुछ ही देर में अपने घर वालों के पास बैठकर अपने अब्बू के साथ वापस ससुराल चली आई। रजा ने मुझे हमारे घूमने फिरने वाली बात किसी को भी बताने से मना किया था। मेरे लिए तो ये सब कुछ बहुत पुरअसरार सा था। कमरे के बाहर रजा का रवैया मेरे साथ ऐसा होता जैसे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन कमरे में आते ही वो ऐसे फिदा होते कि मैं हैरान रह जाती। मेरी सास मुझसे बहुत खुश थी और वो रजा से भी बहुत मोहब्बत करती थी। ना जाने उन्हें मेरी जिठानी से क्या मसला था कि उनका रवैया बस जिठानी के साथ ही तल्ख था। जिठानी की रोने की आवाज हर रात इसी तरह कमरे में आती और मैं परेशान हो जाती। चाहने के बावजूद भी ये न कर पाई थी कि मैं उनके रोने को कबूल कर लूं। रजा मेरे करीब होती और मेरा सारा ध्यान जिठानी की तरफ होता, और जिस वक्त रजा इस बात को महसूस कर लेती तो वो मुझसे नाराज हो जाते। रजा को बस हर वक्त मुझसे चिपके रहने में ही दिलचस्पी थी और घर के किसी मामलात से उनका कोई लेना देना नहीं था। एक रात मैंने रजा से कहा कि आप अपने भाई से मालूम तो करें कि आखिर मसला क्या है, लेकिन रजा कहने लगी कि वो क्यों जाकर दोनों मियाँ बीवी के बीच में पड़े। इस घर की बड़ी अम्मा हैं और अम्मा खुद उनके मामले को देख लेंगी। रजा की बात सुनकर मैं चौंक उठी थी कि वाकई इस घर की बड़ी तो अम्मा है, लेकिन इतने अरसे में अम्मा ने इस बात का कोई नोटिस क्यों नहीं लिया। मेरा जेठ जब भी मुझे नजर आता तो मेरे चेहरे पर उसके लिए खुद ब खुद नफरत के आसार नमूदार हो जाते। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि दोनों भाइयों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। रजा मुझे पलकों पर बिठाते हैं और उनका भाई अपनी बीवी को ना जाने किस तरह अपने जुल्म का निशाना बनाता है। मेरी सास ने मुझे घर के किसी भी काम को अभी तक हाथ लगाने नहीं दिया था। वे सारा दिन फारिग ही रहती। एक दिन रजा ने मुझे बताया कि रात उन्हें अपनी दोस्त की शादी में जाना है। पहले तो मैंने भी साथ जाने की बात की, लेकिन रजा ने कहा कि ये उनके घर का दस्तूर नहीं कि तुम मेरे साथ किसी भी दावत में शरीक हो। इतना अंदाजा तो मुझे हो गया था कि मेरा और रजा का घर से अकेले निकलना मेरी सास को पसंद नहीं था। रजा मुझे छोड़कर अपनी दोस्त के पास शादी में चले गए और मैं कमरे में अकेली करवटें बदलने लगी। ज्यादा देर न गुजरी थी कि मामूल के मुताबिक जिठानी की रोने की आवाज से मेरा सर फटने लगा। अगर रजा होती तो मुझे इस कदर अपने साथ बांध कर रखते कि मैं कमरे से निकल ही ना पाती, लेकिन आज रजा मौजूद नहीं थे और मेरे पास मौका था कि मैं जाकर उन दोनों मियाँ बीवी के बीच में सुलह का मामला करवा सकूं। मैं आहिस्ता से दबे पांव अपने कमरे से निकली कि कहीं मेरी सास को पता न चल जाए, और अपनी जिठानी के कमरे की तरफ बढ़ी तो मेरी जिठानी के रोने की आवाज यहाँ मजीद तेज आ रही थी। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ना जाने अंदर उनके साथ क्या सलूक हो रहा था, लेकिन मैं अब उन पर होने वाले जुल्म पर मजीद खामोश नहीं रह सकती थी। इसीलिए मैंने डरते डरते उनके कमरे का दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हो गई। हैरत की बात ये थी कि दरवाजे को कुंडी नहीं लगी हुई थी। शायद उनके झगड़े की आवाज सुनकर कोई उनके कमरे में नहीं जाता था, इसीलिए कुंडी लगाने की नौबत ही पेश न आई थी। लेकिन जो मंजर मेरी आंखों ने देखा उसके बाद तो मैं चकरा कर रह गई। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरे जेठ जिठानी को हरगिज ये उम्मीद नहीं थी कि मैं आधी रात को यूं बेधड़क उनके कमरे में घुस जाऊंगी, इसीलिए वो दोनों मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई। अंदर का मंजर कुछ ऐसा था कि मुझे अपनी बिसारत पर यकीन न आया। मेरे जेठ जिठानी मजे से कमरे में बैठे आइसक्रीम खा रहे थे और एक टेप रिकॉर्ड पर मेरी जिठानी के रोने की आवाज लगी हुई थी। मैं बहुत ही हैरानगी से उन दोनों को देखने लगी तो मेरी जेठानी ने फौरन ही उठकर मुझे अंदर खींचा और दरवाजे की कुंडी लगाई और अपने शोहर पर गुस्सा होने लगी कि दरवाजा क्यों बंद नहीं किया था। मेरा जेठ कहने लगा कि आइसक्रीम पिघल रही थी, जल्दबाजी में वो कुंडी लगाना भूल गया। मेरी जेठानी ने मुझे हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और मेरी तरफ भी आइसक्रीम बढ़ाई, लेकिन मैंने सिर्फ नफी में सर हिलाकर उन्हें मना कर दिया। मैं तो अभी तक सख्ती में थी। मैं कुछ देर खामोशी से बैठी उन दोनों का चेहरा तकती रही और थोड़ी देर बाद मेरे जेठ ने खुद आगे बढ़कर टेप बंद कर दिया और रोने की आवाज खत्म हो गई। मेरी जेठानी ने मुझे बताना शुरू किया कि वो इस घर में पसंद की शादी करके आई थी। रजा के बड़े भाई ने उन्हें अपनी पसंद से अपनी बीवी बनाया था।
जबकि इस घर में पसंद की शादी करने की इजाजत किसी को नहीं थी। इसीलिए मेरी सास ने दिन रात मेरी जिठानी का जीना हराम कर रखा था। मेरे जेठ जिठानी अगर साथ बैठकर खाना खाते तो मुसीबत आ जाती, और अगर एक साथ कहीं बाहर जाना चाहते तो मेरी सास के ताने खत्म ही ना होते। सास हर वक्त कोई ना कोई ऐसा मौका तलाश करती कि उन दोनों के दरमियान झगड़ा करवा दिया जाए, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे कि सास की लाख कोशिशों के बावजूद भी उनके दरमियान दूरियां पैदा ना हो सकी, जिसकी वजह से सास से उसका रवैया दिन ब दिन मजीद खराब होता चला गया और वो दोनों इस बात से तंग आ गई। एक दिन सास ने मेरे जेठ से गुस्से में कहा कि मुझे उस दिन सुकून आएगा जब तेरी बीवी हर रोज रोएगी। तो मेरी मर्जी के बगैर उसको ब्याह लाया है, अब जब तक मैं उसे खून के आंसू न रुला दूं मुझे सुकून न आएगा। उस दिन उन दोनों को अंदाजा हो गया कि जब तक वो दोनों सबके सामने प्यार मोहब्बत से रहेंगे कोई उन्हें खुश नहीं रहने देगा। मेरे जेठ ने इस बात का ये हल निकाला कि वो घर में सबके सामने छोटी छोटी बात पर खुद ही अपनी बीवी को जानबूझकर डांटते और जलील करते। मेरी जिठानी भी जानते बूझते उनसे मजीद झगड़ा करती और घर वालों को लगता कि उनके दरमियान कशीदगी पैदा हो गई है। धीरे धीरे सास का रवैया मेरी जिठानी के साथ बेहतर होने लगा, क्योंकि ये सोचकर उन्हें सुकून आ गया था कि अब उनका बेटा अपनी बीवी को अहमियत नहीं देता है। फिर एक रोज जब उन दोनों का झगड़ा बहुत बड़ा तो मेरे जेठ ने जिठानी को रात भर रोने का मशवरा दिया। वो कुछ देर रोकर खामोश हो गई, लेकिन अगली सुबह एक हैरान कुन मंजर पेश आया कि मेरी सास नाश्ते के दस्तरखान पर बहुत ही मुतमईन अंदाज में बैठी हुई थी और वो जेठानी से किसी भी बात पर झगड़ा नहीं कर रही थी। उस दिन उन दोनों को अंदाजा हुआ कि दरअसल मेरी सास चाहती क्या है, और फिर उसके बाद ये मामूल बन गया कि रोज रात को वो दोनों किसी न किसी बात पर मामूली सा झगड़ा कर लेते और जेठानी रोने का काम करती, लेकिन ये रोना उन्होंने टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर लिया था। वो दोनों एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन दुनिया की नजर में वो दोनों खुश नहीं थे। मेरे जेठ कहने लगे कि ये बात रजा को भी अच्छे से मालूम है, इसलिए वो आज भी तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं गया, क्योंकि जिस दिन हमारी माँ को ये लगा कि रजा तुम्हें अहमियत देने लगा है वो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगी। रजा एक समझदार लड़का है, इसलिए उसने शुरू से ही इस बात को कबूल कर लिया है, लेकिन क्योंकि हम दोनों की पसंद की शादी थी इसलिए ये मामला संभल नहीं पाया। जब सारी बात पूरी तरह मेरी समझ आ गई तो मैंने जिठानी के हाथ से आइसक्रीम ली और सुकून से आइसक्रीम खाने लगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश और मुतमईन थे। मैं खामोशी से वापस अपने कमरे में चली आई थी। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए कुछ तदबीरों का सहारा भी लेना पड़ता है। मेरे जेठ ने भी यही किया था। जब रात गई रजा लौटकर घर आए तो मैं उनके इंतजार में जाग रही थी। रजा मेरे लिए आते हुए चॉकलेट लेकर आए थे। आज मैंने पहली बार गौर किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि रजा मेरे लिए हर चीज एक काली थैली में डाल कर लाते थे। मेरे चेहरे पर खुद ब खुद ही एक मुस्कुराहट फैल गई। अब मुझे जिठानी के रोने की आवाज से कोई उलझन न होती थी और न ही वो आवाज मेरे आसाब पर सवार होती थी, बल्कि ये सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ जाती कि वो दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभी माएं अपने बेटों की तकसीम बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो बहू के वजूद को कबूल करने के लिए किसी तौर राजी नहीं होती। ऐसे में रिश्तों को बचाने के लिए किसी न किसी को थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। इसलिए मेरी सास के दोनों बेटों ने यही हाल निकाला था कि वो थोड़ी सी कुर्बानी के जरिए अपने रिश्तों को बचा ले। मेरी सास ये सोचकर खुश थी कि उनकी दोनों बहुएं उनके बेटों से दूर हैं, और हम दोनों बहुएं इसलिए खुश थी क्योंकि हमें हमारे कमरे में इतनी ज्यादा मोहब्बत मिल गई थी कि अब उससे आगे की तलब ना रही थी।